नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अभी अभी संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में केरल में तीसरी शक्ति के रूप में जबरदस्त उभरी है। वैसे वोट शेयर के मामले में देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन केरल में जबरदस्त रहा था। अपेक्षा से बेहतर सफलता मिली थी। हाँ, सीट केवल एक ही निकल पाया था, जहां त्रिशूर लोकसभा सीट से सुरेश गोपी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन जो वोट परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा था। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का मात्र एकमात्र विधायक है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या एक से ज्यादा बढ़ी नहीं केरल में। यह केरल का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नए रूप में, एक नए क्लेवर में केरल में उभरने का पुरजोर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास केरल में एक ही दिक्कत है, वो दिक्कत है केरल की डेमोग्राफी। क्या है केरल की डेमोग्राफी? केरल की डेमोग्राफी में हिंदुओं की आबादी लगभग मात्र 55% है। 45% मतलब 26-27% आबादी है मुसलमानों की और 18-19% आबादी है ईसाइयों की। यह 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2027 में जनगणना होना है, जिसका रिपोर्ट 28 में आएगा। उसमें आंकड़े क्या निकल कर आते हैं कहना मुश्किल है। उम्मीद तो यही किया जा सकता है कि हिंदुओं की आबादी घटेगी, ईसाइयों की घटेगी और मुसलमानों की बढ़ेगी, जो ट्रेंड है देश भर का वो। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार, जब से अमित शाह 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से लगातार एक योजनाबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी लगातार केरल में अपनी रणनीति को दिन प्रतिदिन मिशन मोड में है बीजेपी। आपको याद होगा मित्रों, 2016 का ही विधानसभा चुनाव, मैं 2021 विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, 2016 की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही तामझाम से केरल में पहली बार एंट्री मारी थी। सफलता सीटों में नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज में सफलता मिलनी शुरू हो गई 2016 के विधानसभा चुनाव से ही, जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति में सबसे बड़ी आबादी वाली जाति इजावा को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रयास किया बीजेपी ने, क्योंकि इजावा वह वर्ग है जो पिछड़ी जाति में सबसे बड़ा जो ग्रुप है। सबसे पहले समझिए, जैसे 45% मैंने बताया, 46% लगभग क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी है। उसके बाद ये 23% की आबादी वाली इजावा सबसे बड़ा समूह है और इसके नेता हैं वहां पर। इसकी ये पार्टी जो है भारतीय धर्म जनसेना, ठीक है, और इनके नेता हैं वेलपल्ली नटेशन। वेलपल्ली नटेशन के साथ एक बेहतर तालमेल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना शुरू किया चुनाव। 2016 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2021 का विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा है। अभी अभी संपन्न हुए फिर नगरपालिका चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन, और दिन पर दिन आप देखेंगे चुनाव दर चुनाव बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, लगातार बढ़ाती जा रही है। जब बीजेपी के एक भी सांसद नहीं थे केरल से, तब भी बीजेपी ने केंद्र में केरल से मंत्री बनाया। केरल के बड़े नेता ओ राजगोपाल को बड़ा दायित्व दिया बीजेपी ने, सरकार में भी और पार्टी के अंदर भी। बी मुरलीधरन, केरल के रहने वाले, जो कि आरएसएस के स्वयंसेवक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे बी मुरलीधरन, उनको केंद्र में लाकर विदेश राज्य मंत्री बनाया बीजेपी ने। तो लगातार वहां के नेताओं को, भले ही वो जीत कर आए ना जीत कर आए, दूसरे राज्य से, अन्य राज्यों से राज्यसभा चुनाव लड़ाकर जिताकर बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाती रही। बड़े बड़े सत्ता के प्रतिष्ठानों में उनको प्रतिनिधि देती रही।
तो सबसे पहले इजावा समुदाय को बीजेपी ने साधने का प्रयास किया। भारतीय धर्म जनसेना के साथ गठबंधन रहा बीजेपी का। गठबंधन में चुनाव लड़ी, 3 चुनाव लड़ी है ये दोनों पार्टियां, और लंबा संघर्ष कर रही है। अब इजावा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसी वर्ष मार्च में, केंद्र में मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। और मित्रों, नायर समुदाय से आते हैं राजीव चंद्रशेखर। नायर मतलब, अगर उत्तर भारत की भाषा में बात करेंगे तो क्षत्रिय कह सकते हैं आप। क्षत्रिय भूमिपति हैं ये लोग, इनके पास सबसे अधिक जमीनें केरल में इन्हीं लोगों के पास है। सबसे सामर्थ्यवान जाति है नायर समुदाय। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि अभी जो पी विजयन की सरकार है, इस सरकार में 7 मंत्री हैं नायर समुदाय के। आप अनुमान लगा सकते हैं, एलडीएफ की सरकार है ना, वाम मोर्चा की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, कांग्रेस के कई बड़े नेता, आप जानते हैं के मुरलीधरन वगैरह जितने भी हैं, ये सब के सब नायर समुदाय से हैं। तो लगातार जो है बीजेपी राजीव चंद्रशेखर के माध्यम से नायर समुदाय को साधने में जुटी हुई है, मार्च से ही लगातार। और इनका राजीव चंद्रशेखर का रिश्ता जो है वेलपल्ली नटराजन के साथ बहुत बेहतर रिश्ता है। और केरल की राजनीति में बीजेपी का 2 गुट माना जाता है कि एक के सुरेंद्रन का, दूसरा उनके विरोधियों का। और राजीव चंद्रशेखर इतने हम्बल हैं कि ये सबको साधने में सक्षम है, सबको साथ लेकर चलने में माहिर है। इतना ही नहीं, चूंकि ये टेक्नोक्रेट है, उसका लाभ यह है कि इनकी नजदीकी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी लगातार आप केरल में देखेंगे कि एक तो मैंने जैसा बताया कि पहले इजावा को साधा बीजेपी ने, अब इजावा को साधने के बाद बीजेपी ने नायर समुदाय, तो इजावा 23-24% हो गए और 15% हो गए नायर जाति। वहां ब्राह्मण लगभग 3%, 2% या 3% आते हैं, नंबूदरी पादु वगैरह जो है, नयनार वगैरह, ठीक है। तो नायर को साधा बीजेपी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज एक दलित कार्ड खेला है केरल की राजनीति में। 45 वर्षों के बाद जो काम केरल की राजनीति में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तिरुवनंतपुरम में सीपीएम के उम्मीदवार को पहली बार धूल चटाया और बीजेपी का मेयर बना और डिप्टी मेयर बना आज। तो बीबी राजेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार 30 वर्षों से सक्रिय हैं, अलग अलग मंच में, मोर्चों में काम किया है, लंबा इतिहास रहा है पार्टी के साथ काम करने का। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। तो बीबी राजेश को बीजेपी ने मेयर बनाया, लेकिन डिप्टी मेयर बनाया बीजेपी ने आशानाथ जीएस को। महिला है आशानाथ जीएस, पढ़ी लिखी है, काफी हम्बल है, टेक्नो सेवी है और दलित समाज से आती है। 9% की आबादी है केरल में दलितों की, हिंदुओं में 9% आबादी है। और आशानाथ को बीजेपी ने अपना एक फेस वैल्यू, भविष्य का चेहरा बनाकर डिप्टी मेयर बनाया। कई लोग हैरान थे कि जो चर्चा यह भी चल रही थी कि वहां पर जो पूर्व पुलिस महानिदेशक रही थी श्रीलेखा, आर श्रीलेखा, उनका मेयर बनने की चर्चा थी। तो उनके बदले बीजेपी ने जब बीबी राजेश को मेयर बनाया तो लोगों ने यह माना कि भाई आर श्रीलेखा को बीजेपी डिप्टी मेयर बनाएगी, लेकिन नहीं। बीजेपी
एक अलग प्रकार की राजनीति केरल में, एक समीकरण, एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी ने इस दलित महिला आशानाथ जीएस को बीजेपी ने आज डिप्टी मेयर बनाया। पहला संवैधानिक पद 2 व्यक्ति को मिला आज भारतीय जनता पार्टी केरल के इतिहास में, पहला मेयर और पहला डिप्टी मेयर। अब तक किसी भी प्रशासनिक पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक केरल की राजनीति के इतिहास में कभी नहीं पदासीन हुए थे। केरल वह राज्य है जहां पर कि दुनिया के इतिहास में पहला जगह है केरल मित्रों, जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव जीतकर सरकार बनाई 1955 ईस्वी में। पहली बार, पता हो शायद आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कम्युनिस्ट अधिकतर जगह पर जहां कहीं भी केरल के अलावे इससे पहले सरकार बनी थी, दुनिया के जहां कहीं भी बने हो, चुनाव जीतकर नहीं बनी थी, सत्ता पर कब्जा करके बनी थी सरकार। केरल पहला राज्य था जहां पर कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी वहां, और ईएमएस नंबूदिरीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने थे। और आपको जानकारी के लिए बताऊं कि वही ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार पहली सरकार थी जिस पर धारा 356 का प्रयोग करते हुए उस सरकार को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बर्खास्त किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इजावा समुदाय के पार्टी भारतीय धर्म जनसेना के साथ तालमेल, नायर राजीव चंद्रशेखर के हाथ में, राजीव चंद्रशेखर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी भूमिका में है जिस भूमिका में पूर्वी भारत में हेमंत बिस्व शर्मा है। तो राजीव चंद्रशेखर को एक माने फ्रंट सीट पर बैठाना, नायर समुदाय से आते हैं, तो एक साथ बीजेपी ने इजावा, नायर और दलित को साधने का प्रयास किया है। लड़ाई बीजेपी के लिए लंबी है केरल में, इतना आसान नहीं है केरल को वाम मोर्चे के कब्जे से निकाल के लेकर आना, लेकिन यह इतिहास गवाह है कि एक बार अगर बीजेपी घुसी और कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर हुई है तो फिर लौट के नहीं आई है। चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे 90 के बाद जितने भी राज्य में छिटपुट सीपीआई सीपीएम के लोग चुनाव जीता करते थे, वो सब के सब लगभग साफ हो गए। केवल अंतिम किला बचा हुआ है केरल। क्या होता है आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा, जो बस अब मात्र 4 महीने दूर है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम ऐसी ही खबरों पर, राजनीतिक मुद्दों पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना नहीं होता, बल्कि हर केवल राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन उसके गुण और दोष के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।